छाया हुआ है बजट। जी हाँ, बजट जो है अब बहुत समीप आ गया है, केवल 2 दिनों की देर है और मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा और बजट आप देखेंगे कि बड़े बदलाव लेकर के आएगा, ऐसी उम्मीदें बाजार कर रहा है और बाजार में उठापटक भी हम देख रहे हैं। शुक्रवार को हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए बाजार में देखी, तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको इस बाजार के विषय में विचार करना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और बजट में किस प्रकार की गलतियों से बचना चाहिए, इन तमाम चीजों की चर्चा आज की इस बहुत ही रोचक अदालत में हम करने जा रहे हैं। बजट से पहले मार्केट में क्रैश है या प्रॉफिट बुकिंग है, ये सवाल है नूरेन अहमद का, तो इसका जवाब आज की हम अपनी चर्चा में खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए कुछ चीजें जो हर सप्ताह में आपके संज्ञान में लाता हूं और इस सप्ताह भी लाऊंगा, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश करने से पहले, निवेश के बारे में विचार करने से पहले उससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल कीजिए और उसका अध्ययन कीजिए और उसके बाद ही निवेश का मन बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर सप्ताह हम दोहराते हैं। इसके अलावा मेरा कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है जिसके माध्यम से आपको खरीदने, बेचने, ट्रेड करने, होल्ड करने की राय मिलती हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जहां पर इस प्रकार की राय आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी या फिर बिटकॉइन किसी भी बाजार के लिए मैं देता हूं। तो अगर आप ऐसे किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो ये कोई बहरूपिया चला रहा है, कोई फर्जी ग्रुप है, फेक है, तुरंत इसका रिपोर्ट करिए और इससे दूरी बना लीजिए। तो ये प्रस्ताव अगर आपके पास आया हो, कोई ऐसा आपको ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया हो, तो उससे दूर रहिए। ये कोई फ्रॉड है, इससे बचना है आपको और इसकी रिपोर्ट करनी है और साथ में हमें भी सूचित करना है। तो ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आइए रुक करते हैं पूरे फोकस के साथ बाजार का। तो बाजार में हम काफी बड़ी उठापटक देख रहे हैं और शुक्रवार को आई अच्छी खासी गिरावट और इस गिरावट ने लोगों के मन में संदेह का बीज बो दिया कि अब आगे आने वाले समय में क्या होगा। एक पैटर्न बना है डेली चार्ट पर जिसकी चर्चा भी हम करेंगे और जिसे कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे, इसके मायने क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं, इसको समझेंगे और बाकी तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अच्छा, इससे पहले एक बड़ा अच्छा संदेश अभी पीयूष ऋषि जी ने भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि मैं NSE 5 का सेनानी हूं और चार्ट देखे बिना मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूं और ये मेरी अब एक आदत बन गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और भाई पीयूष जी, आपने जो लिखा बहुत बड़ी बात है। NSE 5 में आप थे और वहां से आपकी यात्रा शुरू हुई और अब कोई भी निर्णय करने से पहले चार्ट देखना जरूर हो गया है, उनके लिए मजबूरी हो गई है और चार्ट देखे बिना कोई निर्णय नहीं करते हैं, यानी कि पूरी अपनी तहकीकात करते हैं, एक रूल्स से चलते हैं, नियम से चलते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रगति है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और देखिए, एक बार आप चार्ट देखने के आदी हो जाएंगे तो कभी भी बिना चार्ट देखे कुछ आप निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कितने लोग मुझे कहते हैं भाई फला शेयर में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें ये कहानी बन रही है, इसमें ये होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो जो भी सुनने को मिलता है, कोई रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ता हूं, उसमें भी बड़ी अच्छी बातें होती हैं उस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहला काम चार्ट देखिए। कहीं से भी कोई जानकारी मिले, पहले चार्ट पर उसको आप देखें। अगर चार्ट सपोर्टिव है तो उसके बारे में सोचेंगे। अगर चार्ट कमजोर है तो फिर चाहे कितने ही अच्छे इनपुट्स आपको क्यों ना मिल जाएं, चार्ट के आधार पर अपने विवेक से निर्णय करने। देखिए, इस चैनल का, इस अदालत का, हमारे सारे प्रयासों का एक ही लक्ष्य है, एक ही गंतव्य है कि जो भी लोग अदालत में जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, वो अपने निर्णय स्वयं ले पाएं, किसी पर आश्रित ना रहें। मेरा अनुभव यह कहता है कि किसी पर भी आश्रित रहने से आप कभी ना कभी मात खा ही जाते हैं। लेकिन अगर ये निर्णय आपने स्वयं लिए हो, अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से लिए हो, तो आपको पता होता है कि करना क्या है। बाजार गिरेगा तो क्या करना है, बढ़ेगा तो क्या करना है, कौन से शेयर पर विशेष ध्यान देना है, किससे अपने आप को बचाव करना है, ये सारी जानकारी आपको स्वयं आपके पास होगी। और आज हमारे पास वो टूल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी है, उस प्रकार की रीच है कि हर व्यक्ति खुद अपने आप में सबल हो सकता है। किसी पर आपको आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि स्वयं सीखिए इसको, चार्ट्स देखना सीखिए और आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में, आपकी इन्वेस्टिंग में, आपके निर्णय में बड़ा फर्क आएगा। तो अभी भी अगर अधूरा ज्ञान है, कुछ कसर बाकी है, आपने बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से सीखा होगा, कई किताबें पढ़ी होंगी और भी बहुत कुछ देखा समझा होगा, लेकिन कुछ भी कसर बाकी है तो अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, डिटेल में इसको पढ़िए, समझिए और फिर किसी निर्णय तक पहुंचिए। चलिए, तो यही फोकस है इस चैनल का। आइए समय गंवाए बिना दर्शन कर लें निफ्टी के चार्ट का। लेकिन निफ्टी के चार्ट से पहले जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर खुद खुल गया है और ये इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जिससे मेरी नजरें नहीं हट रही हैं कल से, और ये चार्ट है USD INR का। ये डॉलर बनाम रुपए का चार्ट है और इसमें ये जो बड़ी आपको ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, ये मैंने एक रेखा डाली थी और पिछले सप्ताह भी जब हम संवाद कर रहे थे अदालत में, मैंने आपसे कहा था कि 43 रुपए 50 पैसे ये वो लेवल है जिसके इर्द गिर्द डॉलर कई सप्ताह से चल रहा है। और ये अपने आप में अच्छी बात है कि डॉलर की कीमतों में एक स्थिरता है। लेकिन इस सप्ताह वो स्थिरता खंडित हो गई और डॉलर के चार्ट पर ब्रेकआउट दर्ज हुआ है। देखिए, डॉलर का बढ़ना
कभी भी बहुत सकारात्मक संकेत नहीं माना जाता है। डॉलर की बढ़त यानी कि इक्विटी बाजार की गिरावट, ये आमतौर पर संबंध रहता है। एक इनवर्स कोरिलेशन है डॉलर प्राइसेस और इक्विटी के बीच में, और ये आज का नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। और इसका आधार क्या है ये जान लीजिए। देखिए, जब कभी देश से विड्रॉल होता है कैपिटल का, तब हमेशा डॉलर की कीमतें बढ़ती, और जब पैसा नया आता है, नया पैसा विदेशों से भारत में आता है, तब आप देखते हैं कि डॉलर की कीमतें कम होती हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, और इसलिए ये जो समय है ये सावधानी बरतने का है। तो पहली चीज, ये जो चार्ट है इस पर आप 2, 5 मिनट, 10 मिनट आज जरूर दीजिए। कितने भी व्यस्त हो, शनिवार के दिन कहीं पर भी जाना हो, थोड़ा समय निकालकर डॉलर के इस चार्ट का आकलन स्वयं से कीजिएगा। ये चार्ट तय करेगा कि बाजार में आगे क्या होगा। तो इस चार्ट को विशेष तरजीह दीजिए। देखिए, अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा और ये जो ब्रेकआउट है ये सफल हुआ, डॉलर में एक तेजी बनी, तो इसका कुछ असर आपको इक्विटी बाजार पर देखने को मिल सकता है। तो इस चार्ट को विशेष तरजीह दीजिए, ध्यान दीजिए। ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लिहाज से डॉलर के चार्ट को देखिए और रुपी और इक्विटी यानी कि निफ्टी के बीच के कोरिलेशन को समझिए। कोरिलेशन, इनका जो आपसी संबंध है वो एक विरोधाभास का संबंध है, विलोम का संबंध है। कि निफ्टी बढ़ती है तो डॉलर में कमजोरी आती है, तब निफ्टी बढ़ती है, लेकिन जब डॉलर में तेजी आती है तो निफ्टी आमतौर पर रुका रहता है या फिर उस पर एक दबाव बना रहता है। तो एक दबाव की स्थिति बनती हुई इस डॉलर के चार्ट के मार्फत दिख रही है। तो इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा, ट्रैक कीजिएगा। डॉलर के बाद आइए एक चार्ट देखते हैं, और ये भी बहुत विशेष चार्ट है, ये है निफ्टी का। और शुरुआत हम हर सप्ताह निफ्टी के वीकली चार्ट से करते हैं। इस सप्ताह हमने डॉलर के चार्ट से किया, लेकिन वीकली चार्ट निफ्टी का देखना जरूरी है। ये हमारे सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है, गौर से देखिए। अब देखिए, तेजी तो अच्छी खासी बनी है नीचे के लेवल से। कहां 22,000 था कुछ सप्ताह पहले, 22,000 से जो 24,500 तक निफ्टी सरपट दौड़ा है। इसके बाद कुछ विराम स्वाभाविक है, कुछ रुकावट, कुछ बाधा, कुछ व्यवधान आना, ये स्वाभाविक सा है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ अचरज की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा हमेशा ही होता है, और इस बार भी आप देख रहे हैं एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है वीकली चार्ट पर। इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको नजर आएगा। ये सिंगल कैंडल है, और इसको हम कहते हैं इनवर्स हैमर। इसको इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, उल्टा हैमर कह सकते हैं आप। और ये जो उल्टा हैमर है, दिस टेल्स यू कि ऊपर के लेवल्स पर कुछ संघर्ष हो रहा है। अगर इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो जो पैटर्न नजर आएगा आपको, इसको कहा जाता है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो ये डेली चार्ट है निफ्टी का, और इस पर ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको नजर आएगा। कल अगर आप कोई भी चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में थोक के भाव यानी कि होलसेल में आपको ये बेरिश पैटर्न नजर आएगा। तो ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, दो कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है, जिसमें इस ग्रीन कैंडल को, जो कि गुरुवार के दिन कायम हुई थी, इसको शुक्रवार की इस रेड कैंडल ने पूरी तरह से आच्छादित कर दिया, और इसके चलते ये पैटर्न बना जिसको बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। तो ये बेरिश इनगल्फिंग डेली चार्ट पर है, वीकली चार्ट पर ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। तो ये आपके सामने कुछ कमजोरी के और सूचक यानी कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस का सिग्नल चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो इसको जरूर से समझिएगा कि भाई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस निफ्टी पर देखने को मिल रहा है इन दो सिग्नल्स के चलते। तो इसका जरूर से संज्ञान लीजिए। ये निफ्टी का चार्ट है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या हाल है। चलिए, तो हमारे सामने है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें गौर से, ये बैंक निफ्टी का वीकली है और ये डेली है। डेली अभी हमने देखा तो यहाँ पैटर्न जो है वो ठीक ठाक है, कोई खास ऐसे बिगड़ा नहीं है। और वीकली चार्ट भी बैंक निफ्टी का देखें तो यहाँ उस प्रकार की स्थिति नहीं बनी है जैसी स्थिति आपको निफ्टी के चार्ट पर बनती दिख रही है। निफ्टी में बहुत वॉलिटिलिटी है, गए दिनों में जबरदस्त वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिली। 2 दिनों में ही आप देखिए किस प्रकार का उछाल और किस प्रकार का फिर आपने गिरावट आते हुए देखी। तो ये 2 दिन बड़े वॉलेटाइल रहे हैं, और ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। यहां पर आप देखिए कि उस प्रकार का कोई खास वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिली। अब देखिए, जो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है डॉलर के बाद, वो चार्ट है निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स का। आमतौर पर इसकी चर्चा हम कम करते हैं। ये निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स है, और यहां एक पैटर्न बना है वीकली चार्ट पर जिसे इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। तो आज हमने कैंडल स्टिक का एक नहीं बल्कि 3 पैटर्न देख लिए। सबसे पहले हमने हैमर बनता हुआ देखा उल्टा निफ्टी पर, फिर हमने बेरिश इंगल्फिंग देखा निफ्टी के डेली पर, और अब हम माइक्रो कैप इंडेक्स के चार्ट पर ये ये बेरिश इवनिंग स्टार पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं। तो ये इवनिंग स्टार है, इसे भी कमजोरी का सूचक माना जाता है। माइक्रो कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी बनी, 18,000 से ये 24,000 तक गया। निफ्टी 22,000 तक से 24,500 गया। ये 18,000 से 24,000, तो ये निफ्टी की तुलना में ज्यादा तेजी से दौड़ता है, घटता भी तेजी से ज्यादा है। इस सप्ताह कितना घटा? 3%। तो असली जो मार पड़ी है बाजार में वो निफ्टी में तो है ही, लेकिन उसके अलावा छोटे
छोटे से भी छोटे शेयर्स में ज्यादा गिरावट हमने आते हुए देखी। तो कमजोरी के पहले संकेत चार्ट पर दिख रहे हैं। जो स्थिति पिछले सप्ताह थी उससे कमजोर स्थिति में बाजार फिलहाल है। बड़ा इवेंट सामने है और इवेंट आप देखते हैं कुछ भी उलटफेर होता है। हमने चुनाव में देखा कि कैसे चुनाव के परिणामों ने बाजार को बिल्कुल हिला दिया और अब बजट पे फिर से बाजार की नजरें हैं। तो बजट में भी आप देखेंगे कि बहुत उठापटक हो सकती है। एक एक प्रोविजन जो है बजट का वो बाजार को हिला सकता है। तो ये जो समय है ये वॉलेटाइल बाजार का समय है। आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार के एडवेंचर से बचना है। अब बहुत सारे लोग क्या हैं, मुझे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, संदेश भेजते हैं कि सर बजट के लिए कोई रणनीति सुझाइए, या बजट में पैसा कैसे बनेगा, या बजट के लिए कौन सा शेयर ले लें। तो मेरा उनसे सवाल ये होता है कि भाई साल में 200 दिन ट्रेडिंग होती है। आपको केवल बजट के दिन ही पैसा क्यों कमाना है? इतने दिन है कमाने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि बजट पे कोई 10-1000 पॉइंट का मूव आने वाला है, 2000 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता हो। इतने सारे और मौके आते हैं और इतने सारे और अवसर बाजार में हैं। तो बजट पर ही आपको सारे निर्णय क्यों करने हैं और बजट को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े रिस्क क्यों लेने हैं? तो आपको या किसी भी ट्रेडर को जो पेशेवर है, जो प्रोफेशनल है, जो बाजार में काफी समय से है, उसे केवल एक इवेंट को ध्यान में रखते हुए, जिसके विषय में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं, हमें पता ही नहीं है कि बजट में क्या आने वाला है। अटकलें, कयास, गेस वर्क जरूर चल रहा है, लेकिन सच पूछिए तो इस गैस वर्क का कोई भी परिणाम निकल करके नहीं आता। कितनी ही अपेक्षाएं बजट से पहले बनती हैं, बजट आने के बाद धूमिल हो जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम कयास लगाने में अपना समय व्यर्थ करें, क्यों ना चार्ट के आधार पर ठोस स्तरों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोफेशनल की तरह सोचें। तो ये मेरी आप सबसे अपील है कि केवल बजट को ध्यान में रखते हुए नाहक रिस्क न लें, बेवजह के रिस्क न लें। ऑप्शन की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी न बनाएं जिसमें बड़े बड़े रिस्क इन्वॉल्व हों और बाद में आप देखें कि उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आए। तो इससे सावधानी बरतनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान में रखें बजट से पहले। और ये है इवनिंग स्टार पैटर्न जो कि निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स के चार्ट पर बनता दिख रहा है। एक नजर विदेशी बाजारों का टोह लेते हैं। नेस्डेक में भी खासी गिरावट आई है। अब देखिए क्या हाल हुआ है नेस्डेक का। यहां पर भी इवनिंग स्टार और नेस्डेक गिरा है कोई 3.5%, यानी कि इंडिया में जो माइक्रो कैप इंडेक्स की गिरावट है उससे भी ज्यादा बड़ी गिरावट नेस्डेक पर आती हुई दिख रही। तो नेस्डेक की गिरावट ही है जो बाजार पर ये दबाव डाल रही है। और इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको नेस्डेक की गिरावट का अंदाजा होगा कि बड़ा गैप बना है यहाँ पर। इस गैप को ब्रेकअवे गैप कहते हैं और ब्रेकअवे गैप बनने के बाद 3 दिन से लगातार कोई रिकवरी नेस्डेक में नहीं आई है। तो नेस्डेक की गिरावट, इंडिया बाजार में इसका असर, ये तमाम चीजें आप एक साथ होते हुए देख रहे हैं। और फिर इवेंट रिस्क जो कि सामने। तो ये समय सावधानी बरतने का, कौशन रखने का, अपनी पोजीशंस पर काबू पाने का, बेवजह के रिस्क न लेने का। और फिर एक बार अपने जितने भी चार्ट्स हैं, जिस पर भी आपका इंटरेस्ट है, आप जिस चार्ट को फॉलो करते हैं, कोई निवेश है, उन तमाम चार्ट्स पर कुछ समय लगाकर लेवल्स सही ढंग से मार्क करने का समय। तो ये पैनिक करने का, स्ट्रेस लेने का नहीं है। ये एक इवेंट को डील करने का समय है और इसके लिए आपको लेवल्स का विशेष ख्याल रखना है। तो ये आपके सामने नेस्डेक का चार्ट है जहां गिरावट जारी है। डेली चार्ट है, वीकली चार्ट अभी हमने देखा था। और नेस्डेक के बाद आइए एक दफे डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे। ये डाउ जोन्स है और डाउ जोन्स में भी एक हैमर पैटर्न बना और डाउ जोन्स भी ऊपर के लेवल्स पर टिक नहीं पाया। तो 41,000 के ऊपर गया तो, लेकिन टिक नहीं पाया, वापस से नीचे सरक कर सपोर्ट के करीब डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर चीजें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई हो, खराब हो गई हो, या चार्ट पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स भंग हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जरूर कुछ तनाव, कुछ स्ट्रेस आपको चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, जो कि स्वाभाविक है इतने बड़े इवेंट से पहले और इतनी बड़ी तेजी के बाद। तो इसलिए सावधानी रखिए, लेवल्स पर कंट्रोल रखिए, पोजीशंस पर कंट्रोल रखिए। ऐसे ही कुछ अंधाधुंध मत खरीदिए, सोचिए, विचारिए। और जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि सारे दस्तावेजों का अध्ययन कीजिए, यानी कि हर संबंधित जानकारी की को हासिल करने के बाद जब आप चार्ट को लेकर आश्वस्त हों, आपको स्तरों का पूरा ज्ञान हो जाए, तब फिर आप सोचिए कि क्या उसमें निवेश किया जाए या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट समय है। ये समय सूझबूझ से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने का है। तो हमने डाउ जोन्स का, अच्छा एक और काम आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे कोई बड़ा इवेंट सामने है तो कुछ समय के लिए बाजार से दूर हो जाए, थोड़ा कोने में हो जाए, कुछ जाएगा नहीं, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, कोई मौका चूक नहीं जाएंगे आप। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। चलिए, और कई सारे लोग आ गए हैं और बड़े अच्छे संदेश भेज रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक हमारे अमित गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपके शिष्य हैं, संज्ञान में तो आना ही है। आई बॉट निफ्टी पुट्स। वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो देखिए हमारे जो लोग चार्ट्स देखते हैं वो गजब का परिणाम लाते हैं और हमेशा बाजार से एक कदम आगे चलते हैं। तो थोड़ा समय दें चार्ट देखने में। अच्छा, एक बजट आने पर भी विक्स क्यों नहीं बढ़ रही है, ये प्रश्न है हमारे मैक्स्टर जी का। तो इसीलिए आइए एक बार चार्ट देखें।
मैक्सटर का। इस बीच अलका हिसारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बाकी तमाम लोग आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है इंडिया विक्स का। सवाल ये है कि आमतौर पर तो इवेंट से पहले विक्स में उछाल आता है, लेकिन इस बार बजट के समय विक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है? भाई बढ़ा तो है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा। वीकली चार्ट देखिए तो 8% इस सप्ताह बढ़ा है। और ये जो बढ़त है ये ठीक है, क्योंकि देखिए बजट अब कोई बहुत बड़ा अर्थ शेटरिंग इवेंट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि बजट के आने से पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी या कोई ऐसा लैंडमार्क चेंज आ जाएगा। ठीक है, बजट में कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा होता है, कोई नई योजना आएगी, कुछ चेंजेस टैक्स पर आ सकते हैं, कोई राहत मिल सकती है, सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते अचानक से बाजार बहुत तेजी से क्रैश हो, इसकी संभावना कम है। और इसीलिए विक्स जो है वो हल्का फुल्का बढ़ा है इवेंट को के इंपॉर्टेंस या उसके संबंधित जो रिस्क है उसके मद्देनजर। तो ये जो समय है इसमें हम देख रहे हैं कि विक्स में उछाल आया है, लेकिन उतना नहीं आया जितना पहले बजट से पहले आया करता था, जब बजट जो है बहुत बड़ा चेंज बजट से कई बार अपेक्षित होता था। तो अभी बजट रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट हो गया है, और उसकी वजह है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो सब अब जीएसटी काउंसिल तय करता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स हैं उन पर ही कुछ फेरबदल होता है, थोड़ा बहुत पॉलिसी अनाउंसमेंट होते हैं, नई योजनाओं की घोषणाएं होती हैं। तो यही बजट से आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, एक विजन डॉक्यूमेंट मान लीजिए उसको, जिससे पता लगता है कि आने वाले साल में सरकार क्या करने वाली है, या क्या नीति का दिशा क्या रहेगी, या क्या सोच रहेगी। इसका एक आपको एक अंदाजा हो जाता है, एक इंसाइट मिल जाता है। बस इससे अधिक बजट से कोई खास उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, और कोई डिसरप्टिव इम्पैक्ट बजट का नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं बजट आने से किसी चीज पर रोक लग जाएगी, इकोनॉमी में बदलाव आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टैक्स आ जाएगा, ये नहीं सोचना चाहिए। तो इसी वजह से विक्स में भी कोई बहुत बड़ा उछाल आते हुए हमने नहीं देखा है। तो ये स्थिति है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ग्लोबल बाजारों की, और हमारे अपने घरेलू बाजारों की। तो हमने ली पूरा 360 डिग्री व्यू, आपको कुछ ही मिनटों में अदालत में मिल जाता है। आपको पता होता है कि दुनिया भर के बाजार कैसे स्टैक्ड हैं और क्या चल रहा है कहां पर, इसका एक अंदाजा आपको अदालत के कुछ पहले मिनटों में हो जाता है। अच्छा, अब देखिए अनेकों सवाल आ रहे हैं और बहुत गजब के इंटरेस्टिंग टिप्पणियां आप लोग कर रहे हैं, तो मैं उस पर आऊंगा। और अभी अभी हमारे सचिन साहब कह रहे हैं कि कैम्स को चार्ट देखिए और केफिन को देखिए। अब इन दोनों में ज्यादा अच्छा चार्ट कौन सा है, ये सवाल इनका, कि कैम्स और केफिन अब दो चार्ट के बीच में मुकाबला करवाना चाहते हैं। देखिए बहुत बार ये हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि हम दो चार्ट देख रहे होते हैं, हमारे पास देखिए सभी के पास पैसा तो सीमित होता है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए आपको कोई चार्ट नजर आए और वो आपके पास क्योंकि पैसा सीमित है, अब आप देखते हैं दूसरा चार्ट वो भी अच्छा लग रहा है। तो एक बड़ी समस्या जो कई बार पेश आती है वो है कि हमें तो एक ही लेना है, हम दो तो ले नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी स्टोर में हैं, किसी दुकान में गए हैं और वहां पर आप देखते हैं कि दो आपको शर्ट्स पसंद आई, दोनों बहुत अच्छी हैं, दोनों लेने का मन कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किसको छोड़े किसको रखे। तो तब आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है कि मुकाबला करें, दोनों के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण करें, और इस तुलनात्मक विश्लेषण की दृष्टि से तय करें कि इन दोनों में बेहतर खरीद क्या साबित हो सकती है। तो ये चीज आपको करनी पड़ती है। दो चार्ट्स को देखिए और देखिए कि वो किस तरह स्टैक्ड हैं। ये पहला चार्ट जो देखते हैं, ये कैम्स पर सवाल आया था कि कैम्स और केफिन के बीच में हमें तय करना है। तो आइए सबसे पहले चार्ट कैम्स का, और कैम्स का चार्ट देखिए तो भाई गजब की तेजी बनी है। अच्छा ब्रेकआउट 3700 के ऊपर आया, फिर वहां से 4100 चला गया 10%, तो उसके बाद बढ़ गया है, तो तेजी यहाँ जारी है। और रहा सवाल केफिन टेक का, और केफिन टेक का ये चार्ट है और लगभग एक स्पेस में दोनों कंपनियां हैं। यहां पर भी तेजी है और यहां पर एक पैटर्न निर्माणाधीन है जिसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो दोनों चार्ट्स में आपको एक पुराना ट्रेंड दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नए ट्रेंड ने जन्म लिया है, पुराना ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड कई महीनों से चल रहा है। इसमें 2023 से, यानी कि साल सवा साल से अब ट्रेंड चल रहा है केफिन टेक में, और वो अभी भी चल रहा है। अब आपको करना क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल तुरंत चार्ट पर रखें। तो आइए लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित कर दें चार्ट पर, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस लाइन ऑफ कंट्रोल को ध्यान में रखें जब आप इस चार्ट को स्टडी कर रहे हो। और उसी प्रकार से अगर हम कैम्स का चार्ट देखें तो इस पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित कर दें। ये आपके सामने कैम्स का चार्ट है। अब यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल डालना यूं तो मुश्किल काम है, क्योंकि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई यानी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक पुरानी रेजिस्टेंस है 2021 की, और ये लगभग 3700 रुपए के रेट पर है, तो यहां पर एक रेखा डाल देंगे और ये एलओसी हो जाएगा। तो इस तरह से इस चार्ट को स्टडी करें। ये दो चार्ट्स हैं और इन दोनों को अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो दोनों ही चार्ट मजबूत हैं, लेकिन पुराने अप ट्रेंड्स चल रहे हैं। कोई नया ट्रिगर, नया ब्रेकआउट, नया अवसर चार्ट में नीचे के स्तरों पर था, यानी कि 2600 पर इस चार्ट को देखते तो आपको बहुत अच्छे अवसर मिल रहे थे उस समय। लेकिन आज 4100 के भाव पर इतनी बड़ी तेजी आ जाने के बाद करेक्शन भी कभी भी बेखटका आ सकता है, इसको ध्यान में रखिए। तो दोनों ही चार्ट ठीक हैं, आप एलओसी जरूर चार्ट पर अंकित कर लें। अच्छा, एक सवाल आया कि क्या शेफलर के चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न है। ये सवाल है
शेफलर इंडिया के चार्ट पर क्या डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो अच्छा सवाल है, आइए इसको ले लेते हैं। हाँ भाई, डबल टॉप तो है वीकली चार्ट पर, और इसका ब्रेकडाउन हमने कल के ट्रेड में आते हुए, कल यानी पिछले सप्ताह ही देख लिया था। इस सप्ताह भी स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल आपका अनुमान सही है। ये जो पैटर्न है इसे डबल टॉप कहा जा सकता है। तो देखिए, हमारे जो दर्शक हैं अदालत में जो नियमित जुड़ते हैं, वो पैटर्न को यूं पहचान जाते हैं, जैसे ही बनता है तुरंत उसी समय आइडेंटिफाई कर पाने में सफल हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, इसके बाद और बहुत से सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल उससे पहले मैं अक्षय जी ने पूछा है, अक्षय वर्मा साहब ने, तो अक्षय वर्मा जी के प्रश्न को ले लेता हूं। इनका प्रश्न ये है कि सर, पैटर्न का फेल होना भी एक पैटर्न होता है क्या? अगर ये फेल होता है तो क्या तेजी बनेगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पैटर्न फेलियर अपने आप में एक पैटर्न है। मान लीजिए आपने कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, और हेड एंड शोल्डर बिल्कुल अच्छा बन रहा था, बनने के बाद वो फेल हुआ, फेल होने पर आपने सेल किया, सेल होने के बाद बाजार ने चकमा दिया आपको, और आपने देखा कि बढ़ने गिरने के बजाय शेयर की कीमत बढ़ गई, आप स्टॉप आउट हो गए। तो इसको एक पैटर्न मान लीजिए, आप मान लें कि पैटर्न निरस्त हो गया था और नए पैटर्न का निर्माण हुआ है, वापस लॉन्ग पोजीशन बनाने का संकेत इसे माना जाता है। तो कई पैटर्न ऐसे हैं जिनका फेलियर अपने आप में एक पैटर्न है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक सवाल है इसके अलावा, ठीक है, एक सवाल हमारे जगदीश पटेल साहब का है, और वो पूछ रहे हैं कि आईईएक्स में एलओसी कैसे डाली जाए। चलिए, तो इस चार्ट को भी आइए देखते हैं। तो ये चार्ट आईएक्स का है, लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने डाली है, थोड़ा इसको चेंज कर दें, लाइन ऑफ हल्का सा एडजस्ट कर दें, और आप देखेंगे कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही बंद हुआ है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल इस पैटर्न के आधार पर डाली गई थी, एक रेजिस्टेंस थी काफी क्रिटिकल, और ये लगभग 170 के आसपास है, 169 मान लीजिए। और ये लेवल्स जो हैं, ये है एलओसी, और बिल्कुल एलओसी पर बंदी आपको इस सप्ताह अंत पर आती हुई नजर आई। तो ये चार्ट है आईएक्स का, और सवाल ये था कि इसमें किस प्रकार से एलओसी डाली जानी चाहिए। अच्छा, एक हमारे शोभित साहब हैं, वो कह रहे हैं सर, आपकी अदालत में मैं हर वीक आता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एलआईसी फाइनेंस और कैनफिन, ये दो चार्ट्स हैं, तो आइए इनके चार्ट देखते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट आइए छठ से देख लें। ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तेजी लगातार कायम है, चल रही है, कोई बदलाव नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। एलओसी मैंने डाली हुई है, चेंज कर दें, ये पुरानी है। अगर अब आप संशोधित नई एलओसी डालें तो इस प्रकार से डाली जानी चाहिए। और ये लेवल्स जो हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था यहाँ, और उसके नतीजतन हमने तेजी देखी, 800 रुपए का स्तर आते हुए देखा, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर बॉटम बन रहे हैं, 3 सप्ताह की हल्की फुल्की गिरावट दिख रही। तो ये चार्ट है। अब आप देखिए, बहुत से चार्ट आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर एक्सेलरेटेड प्राइस मूव्स देखने को मिले हैं। पिछले कुछ सप्ताह में बड़ी तेजी से प्राइस बढ़ा, और जो उसका एवरेज था या ब्रेकआउट स्तर था, उससे बहुत दूर आकर के अब ट्रेड हो रहा है। तो ये बहुत से चार्ट्स पर देखने को आपको मिलेगा। चलिए, इसके अलावा बहुत से अन्य इंटरेस्टिंग चार्ट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, और काफी ऐसे सवाल भी हैं जो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं कि इसमें क्या किया जाए, ये कैसे देखा जाता है। तो ऐसे सवालों से क्या है, सबको कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। अच्छा, एक हमारे परिन महेश्वरी साहब हैं, उनका प्रश्न ये है कि सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सब बना लेते हैं, पर वो कब काम करेगा वो समझ नहीं आता है। तो ये कुछ समय दीजिए इसको परिन जी, और ये आपको समझ आने लगेगा। शुरू शुरू में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, जो लेवल बनाया समझ नहीं आता है, सही डाला नहीं डाला। हाईस को लेकर के लाइन बनाए, लोस को लेकर के लाइन बनाए, क्लोजेस को लेकर के लाइन बनाए, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं रहती। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप चार्टिंग सीख जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का महत्व तो समझ आता है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं, आज दोहराऊंगा आप सबके लिए, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यूं तो बहुत ही बुनियादी चीज है। जो भी चार्टिंग सीखता है उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ तो बहुत शुरू में ही हो जाती है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई सानी नहीं है। चार्टिंग का सबसे ताकतवर टूल यदि कोई है, तो ये बहुत बेसिक लेकिन बहुत काम का सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को तरजीह नहीं देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उतना नहीं समझ आता है, तो थोड़ा समय जरूर लगाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझें और अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं, निर्णय लेने का हिस्सा बनाएं, तो आप देखेंगे बड़ा फर्क इससे पड़ेगा। तो यहां पर और सवाल आ रहे हैं, एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं। अच्छा, जीएम ब्रूवरीज का चार्ट निकुंज जी मैं देख रहा हूं, एक डॉक्टर सागर फिरके साहब हैं, केल्टॉन केल्टॉन पर इनका सवाल है कि केल्टॉन टेक का चार्ट देखें। तो उसका चार्ट देखेंगे और साथ में हम चार्ट देखेंगे जीएम ब्रूवरीज का।
ओके, ये जेम ब्रूवरीज का चार्ट है, गजब की तेजी बनी 2 सप्ताह पहले और फिर जिस तरह से ऊपर गया उसी गति से नीचे आ रहा है। तो देखिए स्वाभाविक है, चार्ट नीचे के लेवल्स पर स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बड़ा ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट की रेखा को अब इस प्रकार से चार्ट पर अंकित कीजिए, तो ये लेवल हो गया ₹676 का स्तर है, 676। ये सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है, बहुत दूर है, मौजूदा भाव से ₹100 नीचे है, लेकिन यही लेवल है जिसको इंपॉर्टेंस देना है। तो ये आपके सामने चार्ट है जिम ब्रूवरीज का। एक सवाल आया था केल्टॉन टेक पर, तो इसका चार्ट भी आइए देखते हैं। भाई सवाल की का कारण यह है कि गए सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट और उसके बाद जो सप्ताह अभी समाप्त हुआ है इसमें ऊपर के लेवल से नीचे आते हुए प्राइस को हमने देखा। इनवर्स हैमर बना हुआ है जिसकी बिग ऊपर बड़ी प्रीडोमिनेंट है। तो इस प्रकार का चार्ट है, ये ठीक चार्ट है। आपको एलओसी मार्क करनी है और एलओसी मार्क करने का जरिया क्या है कि इन स्तरों को चार्ट पर अंकित कर लें। तो ये आपके सामने एलओसी हो गई, ये 126 के लेवल है और ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक चार्ट्स की चर्चा अदालत में जारी है। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अदालत में जो सवाल आते हैं इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको हो सकता है उस समय महसूस ना हो कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि ठीक है चार्ट की चर्चा हो रही है, लेकिन कहाँ धीरे धीरे छोटे छोटे नुक्ते जो हैं ये आपको समझ आने लगते हैं और फिर इनका अंतर आपकी ट्रेडिंग पर, आपके चार्ट रीडिंग पर, शेयर के सिलेक्शन पर, इन तमाम चीजों पर इसका असर आप पर पड़ता हुआ दिखता है। अरे वाह, बहुत अच्छे वाह वाह वाह। ओके। अरे वाह, सचिन चौरसिया जी हैं और कंप्लेन दाग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सर 3 साल से आप मेरा सवाल कब लेंगे, वेट कर रहा हूं, बताएं ये ब्लड बात क्या है, चारों ओर यही बात चल रही है। ये सवाल है हमारे सचिन चौरसिया जी का। 3 बरस से इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवाल को अदालत में लिया जाए, लेकिन तारीख पर तारीख पड़ रही थी, निर्णय नहीं आ रहा था, फैसला नहीं आ रहा था, तो उससे परेशान होकर के आज इन्होंने ये लिखा और इसके बाद इनका सवाल लिया जा रहा है। तो सचिन जी, सवाल आपका यह है कि ब्लड बात यानी बाजार जो लहूलुहान हुआ है पिछले कुछ दिनों में और विशेष रूप से शुक्रवार के दिन, इसके मानी क्या है मतलब इसका, ये सवाल है सचिन जी का। तो भाई देखिए, मैं इसको कोई बहुत बड़ा ब्लड बात या फिर कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जरूर चार्ट पर कुछ संकेत आए हैं, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का जिक्र भी हमने किया, पिछली कैंडल पूरी तरह से कवर हो गई, ये तमाम बातें अपनी जगह है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बड़ी तस्वीर देखी जाए तो ट्रेंड पर अभी तक कोई क्षति इस गिरावट की नहीं है। तो दिस इज स्टिल द बिगिनिंग और यहाँ पर और आपको समय देना होगा इससे पहले कि क्लियर ट्रेंड इमर्ज हो। ट्रेंड समाप्त तो हो रहा है, इसका भी अभी कोई संकेत चार्ट पर ठोस संकेत नहीं है, प्लस एक इवेंट हमारे सामने है। तो ये समय ये है कि जो ब्लड बाथ आप देख रहे हैं हो सकता है कुछ समय और चले। और अगर बजट में कुछ भी ऐसा आता है जिसको बाजार नहीं पसंद करता है, तो आपको देखिए बाजार को हमेशा करेक्शन का भी एक बहाना चाहिए होता है, क्योंकि जो बहुत बढ़ जाता है तो बहुत सी फ्रॉथ आ जाती है, शेयर की कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसे में अपने आप ही अपने वेट से ही बाजार करेक्शन देता है। तो करेक्शन का बहाना बजट भी हो सकता है, तो इसीलिए सावधानी रखिए और ये मान करके चलिए कि ब्लड बाथ नहीं है, लेकिन हाँ एक सिग्निफिकेंट करेक्शन जरूर हमने शुक्रवार को आते हुए देखा, जो और गहरा भी सकता है। ओके, अच्छा अब देखिए, और देखिए जहां सवाल की चारों ओर बात चल रही है, तो देखिए क्या होता है, बाजार की एक विडंबना है। जब बाजार बढ़ रहा होता है तो सब लोग तेजी में आ जाते हैं, जिससे भी मिलिए वो यही कहता है कि सर अभी तो कुछ आपने देखा ही नहीं। खुद ही हमें लेवल्स बताने लगते हैं लोग। हम कहीं लोग मिलते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति मिले, थोड़ी उन्होंने पूछा सर क्या लग रहा है मार्केट और क्या होने जा रहा है, फिर वो स्वयं बताने लगते हैं कि अभी देखिएगा यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद निफ्टी कुछ समय में 50,000 हो जाएगी और ये हो जाएगा। तो जब बाजार तेज होता है सबको तेजी का स्वर सुनाई देता है और सबके स्वर भी उससे मिल जाते हैं, और जब बाजार कमजोर होता है तो यकायक आप देखिए सब नेगेटिव हो जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि हाँ हम तो कह ही रहे थे कि इतना बढ़ने की कोई वजह नहीं है, करेक्शन तो आना ही चाहिए था, करेक्शन आएगा, अभी तो शुरुआत है। इस प्रकार की चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। तो जब बाजार बढ़ रहा है सब तेजी में है, जब बाजार घट रहा है हर व्यक्ति मंदी में है। ये आज से नहीं है, ये जब से बाजार है तब से यही स्थिति बनी रहती है। हम या कोई प्रोफेशनल जो है वो बाजार में सुनी सुनाई बातें या प्रिवेलिंग सेंटिमेंट से ऊपर उठकर अपने विवेक और अपनी चार्ट रीडिंग के आधार पर एक बाजार को लेकर व्यू बनाता है या लेवल्स को ध्यान में रखता है और यह तय करता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो आपसी चर्चा चलती रहती है, किसी पार्टी में, बैठक में, किसी गोष्ठी में आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो बाजार में रुचि रखता है और आप उसको पता लगता है कि आप भी रुचि रखते हैं, पहला सवाल ही उनका ये होता है कि क्या होने जा रहा है, देखिए बहुत बढ़ गया है, फला शेयर बहुत बढ़ गया, देखो गिरने वाला है। इस प्रकार की बातचीत सुनने को मिलती है।
तो हमारा काम क्या है कि हम सुनी सुनाई बातों को छोड़कर निर्णय अपने विवेक से चार्ट्स देख करके करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप ऐसा करने लगेंगे सुकून में रहेंगे, कभी आपको कोई तनाव नहीं होगा और तनाव नहीं होगा तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए, इसके बाद बहुत सारे संदेश आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग संदेश भी आ रहे हैं। अ, चलिए, तो बाजार में देखिए अच्छा, एचएल 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 एचएल, ये कौन कह रहा है भाई? ये दीपिका अग्रवाल जी लिख रही हैं। इन्होंने 4 बार एचएल लिखा है, तो इसीलिए एचएल पे चर्चा करना तो अब जरूरी हो गया है। तो आइए फटाफट एक बार एचएल के चार्ट को भी देख लें। एचएएल बाजार गिरा तो एचएल भी गिरा और ये आपके सामने चार्ट है और गिरा छोटा नहीं, काफी गिर गया। यानी कि इस सप्ताह एचएल में 12.5% की गिरावट, एचएल में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया और एक मेजर सपोर्ट यानी कि एलओसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। एलओसी मैंने पहले ही मार्क की हुई थी, तो ये 4800 के आसपास एलओसी है, भाव बंद हुआ है और 4750 के आसपास एलओसी का स्तर है। तो ये लेवल्स हैं। अब देखिए, कोई स्टॉक मान लीजिए 1500 रुपए से बढ़कर या 1000 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए कुछ ही महीनों में हो जाएगा, तो उसमें जब करेक्शन आएगा तो वो भी उसी अनुपात में होगा और अनुपात में होगा और साथ में तीव्रता ज्यादा होगी। करेक्शन हमेशा ज्यादा तीव्र होते हैं। जब कोई भी स्टॉक बढ़ता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ता है, यानी कि जो गुरुत्व आकर्षण है उसको पीछे छोड़ करके बढ़ता है, उससे लड़ करके बढ़ता है। तो बढ़ने में संघर्ष ज्यादा है और घटने में संघर्ष कम है। तो इसीलिए जब घटते हैं शेयर्स तो बड़ी तेजी से गिरते हैं और उस समय पैनिक होता है, उस समय सेलिंग होती है, उस समय सबको एक साथ निकलना होता है। तो ये कारण है कि हमेशा फॉल ज्यादा रैपिड होते हैं, जो आपको यहाँ होता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर के भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात है। आप लोगों को याद होगा, जो लोग नियमित अदालत में आते हैं, पिछले सप्ताह से पहले वाली जो अदालत थी, यानी कि आज से 2 सप्ताह पहले की जो अदालत थी, उसका शीर्षक था क्या आगे मौसम खराब है। देखिए, उस समय भी कुछ बिगड़ा नहीं था बाजार में और अभी भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन क्या समय था कि वॉलेटिलिटी, जो उतार चढ़ाव है, इसको हमने बढ़ते हुए देखा है और उसका नमूना आपके सामने ये एचएएल का चार्ट है, जहां वॉलेटिलिटी पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ी है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है और ये समय छोटे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, माइक्रो कैप स्टॉक्स यदि आपने लिए हुए हैं, लेने का विचार बना रहे हैं, कहीं से कोई टिप आ रही है, तो ये समय संयम बरतने का है, हर चार्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करने का है। तो ये चार्ट अंधाधुन निवेश करने का नहीं है। समय, इस चार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये समय जो है ये सावधानी रखने का। तो एचएल में भी बड़ी तेजी हमने देख ली और अब सिग्निफिकेंट ड्रॉप इस सप्ताह आते हुए देखा हमने। चलिए, अब देखिए, सवाल अनेकों आ रहे हैं अदालत में, बहुत से लोगों के मन में बड़े इंटरेस्टिंग विचार। हमारे जगदीश पटेल साहब हैं और लिख रहे हैं कि सर, मैं आपके फ्री वीडियोस देख देख कर बहुत कुछ सीखा हूं, आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस हम लोग डालते हैं, उनसे छोटी छोटी चीजें पिक कर लेते हैं और वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, चार्ट को किस एक्सपेंशन पर देखना है, लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, कौन से चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, ये जो लाइव आप सीखते हैं, जो रियल लाइफ सीखते हैं, ये चीज मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर डालती है। तो जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इसे एक्नॉलेज किया कि वीडियोस के माध्यम से सीखे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप सीख सकते हैं अगर आप उन वीडियोस को ध्यान से देखें। तो इसी उद्देश्य से कि लोगों के ये वीडियोस काम आएंगे, इन वीडियोस को शेयर करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी आपके मित्र ऐसा है चार्टिंग सीख रहे हैं, उनकी सहायता अवश्य कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें वीडियोस कहाँ से मिल सकते हैं उसके लिंक भेजिए और प्रेरित कीजिए कि चार्टिंग सीखें। चार्टिंग एक लाइफ स्किल है, ट्रेडिंग एक लाइफ स्किल है। तो एक बार अगर आपको ट्रेडिंग आ जाती है और ट्रेडिंग में आपको सफलता मिल जाती है, आपको समझ आ जाता है कि क्या मॉडल है, तो यू आर ऑलवेज अश्योर्ड कि आप चार्टिंग से रिजल्ट्स ले आएंगे। अच्छा, इस बीच हमारे भास्कर रेड्डी साहब हैं और वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू ऑन एचडीएफसी लाइफ क्या है। तो एचडीएफसी लाइफ के चार्ट को देखेंगे, उसका चार्ट भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या बता रहे हैं। यह है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। भाई, लाइफ इंश्योरेंस पोटेंशियल बहुत है इस इंडस्ट्री में, लेकिन एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन अभी से नहीं, कई सालों से चल रहा है। कोविड के समय इंश्योरेंस कंपनीज में गिरावट आई, स्टॉक में भी आई और अब आप देखें कि लिस्टिंग के बाद से जहां 300 से 600 हुआ ये स्टॉक पिछले 5-6 साल में, बाजार कहां से कहां हो गया, तो कोई बहुत बड़ा अपसाइड अभी तक नहीं बना है। तो लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे तो फिलहाल हम इसको कहते हैं स्टेज 1 का स्टॉक है। तो इसमें ट्रेंड इवॉल्व हो जाने दीजिए,
तब इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल स्टॉक एक बड़े लंबे और वॉलेटाइल कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। तो ये एचडीएफसी लाइफ का चार्ट है। चलिए, आज सबका फोकस डिफेंस स्टॉक्स पर है, तो एक बार बीडीएल के चार्ट को भी देखते हैं। भाई गिरावट तो यहां पर भी है और यहां गिरावट है कोई माफ कीजिए 12% की। तो जैसे हमने अभी एचएल का चार्ट देखा, वहां गिरावट आई, उसी तरह की गिरावट आपको बीडीएल भारत डायनेमिक्स के चार्ट पर भी साफ दृष्टिगोचर है। तो करेक्शंस चल रहे हैं और करेक्शन का दौर भी उतना ही एंजॉय करना चाहिए जितना आप तेजी का दौर एंजॉय करते हैं, क्योंकि ना करेक्शन स्थायी होते हैं ना तेजी स्थायी होती है। तो अगर तेजी आई है तो तेजी में भी करेक्शन आएंगे, गिरावट आएगी, और गिरावट आ रही है तो तेजी भी आएगी। तो इसीलिए बेवजह परेशान होने के बजाय चार्ट्स को देखें, लेवल्स मार्क करें, मौके तलाशें, सोचिए कहाँ अवसर नया बन रहा है, कौन से सेक्टर पर ध्यान देना है, अगली तेजी की खेप को आप कैसे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले पाएंगे, इन चीजों पर विचार कीजिए, बजाय इसके कि हम ये कहें कि क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा। जिस चीज की हमें कोई जानकारी नहीं है उसमें अटकलें लगाने से ज्यादा बेहतर है कि अपनी ट्रेडिंग की रणनीति में सुधार लाएं, और यही फोकस है इस चैनल का। देखिए, बाजार तो चलता ही रहेगा, बाजार को लेकर के चर्चाएं, वाद विवाद, विचार विमर्श, बहस, ये सब चलता रहेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चलते बाजार में आप कितना अर्जित कर पाए। तो एक ही चीज पर अपना फोकस रखिए कि व्हाट इज बीन योर प्रॉफिट नंबर, क्या आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया, इस चीज पर विशेष ध्यान आपको देना है। तो हमने निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, ग्लोबल मार्केट्स देखे, कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज की अदालत में मिले, और भी सवाल अदालत में लगातार पूछे जा रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक हमारे जगदीश वाधवानी जी पूछ रहे हैं कि सर आज आप उदास क्यों हैं। भाई देखिए, कोई वजह तो नहीं है और उदास मैं कभी होता नहीं हूं। तो जगदीश जी, बाजार तेज हो तो भी, कमजोर हो तो भी, गिरावट आए तो भी, तेजी आए तो भी, बाजार आपको बहुत कुछ सिखाता है। और एक चीज जो बाजार में यदि आप हैं, काफी अरसे से हैं और बाजार में अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक चीज आपको जो समझनी चाहिए वो है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बाजार से हम लोग सीखते हैं, और बाजार में जो बहुत समय से है वो जानते हैं कि इमोशंस जो है वो सारा कुछ खेल बिगाड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको फोकस करना है। ठीक बात। तो कई सारे और प्रश्न आ रहे हैं, तो अपने इमोशंस पर काबू रखिए और बिल्कुल बाजार की चिंता मत कीजिए। है कि क्या आइडिया फोर्ज से दुश्मनी है? ओहो भाई, हमें क्यों दुश्मनी होने लगी आइडिया से और आइडिया फोर्ज से? दोनों से ही कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई दोस्ती भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि चार्ट फिर दोस्ती है या दुश्मनी, इसको चार्ट पर समझते हैं। आइडिया फोर्ज, ये आपके सामने चार्ट है, ये चार्ट है। अब देखिए, इसमें विशेष रूप से समस्या क्या है, वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर दुश्मनी करनी हो तो ये चार्ट बुरा भी नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो बाजार की तुलना में जब से लिस्ट हुआ है तब से नीचे ही जा रहा था, अब जाकर के हम देख रहे हैं कि कुछ कंसोलिडेशन चल रहा है। बहुत ऊपर के लेवल्स पर लिस्ट हुआ, और पहले इसमें लिस्टिंग से पहले भी बहुत इंटरेस्ट था, और ये रेजिस्टेंस है चार्ट पर, ये लेवल मार कर लें, पहले इस लेवल को टूटने का राह देखिए, फिर कोई निर्णय लीजिएगा। फिलहाल देखिए, ट्रेंड जो है वो बाजार की तुलना में कमजोर है, ये आपको साफ दिख रहा है, और इसीलिए इससे चार्ट सिलेक्शन वहां करें जब बाजार से बेहतर प्रदर्शन आने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हो। तो ये सवाल आया, और ओके, अरे अच्छा, एक सवाल आया अभिषेक दास सी का, और वो बोल रहे हैं सर मैंने चार्ट खोला हुआ है, आप भी खोल लीजिए। जो चार्ट इन्होंने खोल रखा है वो एमआरएफ का है, तो कहते हैं एमआरएफ का चार्ट मैं खोले बैठा हूं, एक दफे आप भी खोल लीजिए। तो आइए, अब क्योंकि इन्होंने चार्ट खोल ही लिया है तो हम भी इनकी तर्ज पर खोल लेते हैं। सामने आपके चार्ट है एमआरएफ का, वीकली चार्ट है, 1.25 लाख हुआ है एमआरएफ। अरे बाप रे, 1.25 लाख! तो 1.25 लाख तो बड़ा भाव है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है एमआरएफ। इसकी चर्चा पहले भी हम कई दफे कर चुके हैं। ये मैंने यहाँ फिबोनाची डाला है, और फिबोनाची के हिसाब से आप देखें तो एक 23.6% का स्तर है, ये रेजिस्टेंस का काम दे रहा है। फिलहाल 1,30,000 का भाव है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 1,18,000 पर है। तो ये आपके सामने चार्ट है एमआरएफ का। तेजी तो बड़ी अच्छी बन रही है, और उसके बाद करेक्शन भी आया है ठीक ठाक, एक फिबोनाची स्तर के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये आपके सामने चार्ट एमआरएफ का। एलओसी जरूर डाल दीजिए, कोई भी चार्ट आप देखें, कितना ही बड़ा छोटा कैसा भी हो, 1.25 लाख का शेयर है तो ये नहीं है कि इसमें नुकसान नहीं हो सकता है।
और 2, 4, 5 रुपए का शेयर है तो जरूरी नहीं तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो किसी भी शेयर में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल जरूर मार्क कीजिए जो भी चार्ट आप देखें। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, ग्रेट ग्रेट, बड़े इंटरेस्टिंग संदेश आ रहे हैं। वाह। अच्छा, एक हमारे अमित चतुर्वेदी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न इन्होंने देखा जेएसएल के चार्ट पर, तो क्या ये पैटर्न ठीक है? ये जो इन्होंने पहचाना है, इनका कहना है कि इसमें एक विशेष पैटर्न बना है, तो आइए चार्ट देख लेते हैं जेएसएल का, यानी कि जिंदल स्टेनलेस का। ये जिंदल स्टेनलेस का चार्ट है और मेरा ख्याल इन्होंने डेली चार्ट देखा है और ये कह रहे हैं कि इसमें ये पैटर्न क्या कहलाएगा, कौन सा पैटर्न है। तो देखिए, इसको डबल टॉप आप कह सकते हैं। जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो दिखेगा आपको, ये लाइन चार्ट में डबल टॉप था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा एक पुल बैक आया और फिर गिरावट, तो डबल टॉप मान सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको निश्चित देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे सामने प्रश्न आया और तुरंत उसका उत्तर आपको मिला। तो देखिए, धीरे धीरे करके जब आप अदालत में नियमित आते रहते हैं, पैटर्न्स के बारे में आप जानने लगते हैं, फिर उसको आजमाते हैं, मन में प्रश्न आता है तो अदालत में प्रश्न करते हैं, धीरे धीरे करके एनालिसिस आपका और निखरता चला जाता है। यही मकसद है अदालत का और यही मकसद है हमारे इस चैनल का। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओहो, अच्छा, अब क्योंकि आइडिया फोर्ज का मैंने सवाल इस करके लिया था कि मेरी उससे दुश्मनी नहीं है, तो हमारे शेख यूनिस साहब हैं, वो मेरिको में भी सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरिको से क्या दुश्मनी है, सवाल ले लो। भाई, दुश्मनी किसी से भी नहीं है, क्योंकि दुश्मनी करके कोई लाभ किसी को होता नहीं है। पूरी पूरी जिंदगी दुश्मनियां निभाने में बिता देते हैं लोग, फिर चाहे शेर से हो या इंसानों से। तो हमारा काम किसी से भी दुश्मनी करना नहीं है। चार्ट देखिए मेरिट्स पर, अगर उसमें ताकत होगी तो जरूर हमारे पोर्टफोलियो में आएगा, और ताकत नहीं होगी तो फिर कोई उसको हमारे पोर्टफोलियो में ला नहीं सकता है। रहा सवाल मैरिको का, तो आइए चार्ट देखते हैं। ये मैरिको हो क्या गजब की। देखिए, एक चीज जो नोटिस हमने की, अगर आपको याद हो, जो पिछले सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक था, वो दोनों सेक्टर्स डिफेंसिव्स थे। तो आपने देखा कि धीरे धीरे बाजार का फोकस डिफेंसिव्स पर, आईटी पर और एफएमसीजी पर, कंजम्पशन, इन तमाम चीजों पर जा रहा है। तो डिफेंसिव्स आगे हैं और हाई बीटा अग्रेसिव्स पीछे हैं। ये बाजार की स्थिति, और मैरिको में तेजी बनी हुई है। हमने एलओसी पहले की अंकित की हुई है, तो इसको इंपॉर्टेंस दें। लेवल को थोड़ा और सुधार सकते हैं। ये लेवल ऐसे जल्दीबाजी में डाले हुए लगते हैं। ये लेवल है असली, और ये 586 रुपए पर है। और इसके बाद एक लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ 608 रुपए के आसपास लेवल एक और है। तो ये दो लाइंस मार्क कर ले। ये है क्रिटिकल लेवल 607 एंड 586, दीज आर लेवल्स ऑन मैरिको। चलिए, तो ये था आज का आखिरी सवाल। और अब देखिए, तैयारी करनी है हमें आगामी बजट की। बजट में बहुत कुछ होने जा रहा है और बजट के लिए क्या करना है, इस पर अब विचार कीजिए। बजट विशेषांक है आज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी ना बनाए जो केवल बजट सेंट्रिक हो। हमारा काम है कि हम चार्ट्स के आधार पर निर्णय करें, सेक्टर खोजें और ये मान करके चलें कि अगर बजट में उलटफेर भी हो गया, कोई गिरावट आ गई, तो वहां हम क्या बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से सोचें, इस तरह से बाजार को एनालाइज करें, तो आपको कई सारे अवसर नजर आएंगे जिनकी चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, डिफेंस का शेयर खरीदा बजट से पहले, फार्म से जुड़ा हुआ, रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी शेयर खरीद लिया और सोचा बजट के दिन बेच देंगे। देखिए, जो आपको दिख रहा है वो तमाम लोगों को दिख रहा है। जो आपका लॉजिक है वही दूसरों का भी लॉजिक है। तो बजाय इसके कि एक जो भेड़चाल है उसमें जाइए, थोड़ा सा चार्ट देखिए और आप देखेंगे कि आपको अवसर दिखेंगे बाजार में। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा समय दें बाजार को और फिर देखिए कमाल। तो हमारा बाजार इसी तरह से